क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीपीएससी यूपीएससी के। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित। देखिए, आप लोग ने सुना होगा कि पश्मीना वाली एक शॉल होती है, बहुत ही हल्की होती है, कश्मीर में बनती है, लेह लद्दाख के रीजन में बनती है, और जो है हल्की होती है, काफ़ी गर्म करती है, बढ़िया होती है बहुत, और महंगी भी होती है। ठीक, जो ओरिजिनल है उसकी डुप्लीकेसी बहुत होती है। खैर, यहाँ पर जो जोर दिया गया है इस वाले टॉपिक में वो ये है कि पश्मीना लेह और लद्दाख कश्मीर के बाहर भी बन सकता है, और हिमालय से लेकर अब ये गंगा तक पहुँच चुका है। आपका वाराणसी में जो है पश्मीना की जो है शॉल्स बनाए जा रहे हैं। पश्मीना के जो है एक नई यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी इसको मिली है। ठीक, अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी किसने लॉन्च किया है, हाईली स्किल्ड खादी वीवर्स जो हैं बनारस में वहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया आपका आपका ये खादी KVIC के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका नाम भी हो सकता है, यहीं पूछ ले स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्मीना लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के रीजन में बनाया जा रहा है। और इससे क्या है कि अब देखो, यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि भारत की स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिकता और कल्चरल कैपिटल कौन सी है, वो बनारसी है। ठीक, कल्चर मतलब कि सांस्कृतिक। तो ये जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है पश्मीना। और इससे क्या है कि कई जो हमारा हेरिटेज है, आर्ट है, वो अब सिर्फ लेह लद्दाख तक ही नहीं सीमित रहेगा, अब ये बनारस और कई और जगह भी आ रहा है। तो विविध कलात्मकता का मिश्रण बनता जा रहा है। पश्मीना की एक शॉल का यहाँ पे फोटो जो है दिया गया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। बजट मैंने आप लोग को जो है पढ़ाया था, उसका वीडियो जो है दे रखा है, आप लोग सर्च करके उसको देख सकते हैं। बजट में एक अनाउंसमेंट किया गया था कि AVGC यानी कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स, ठीक, तो इसको जो है बढ़ावा देना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। इससे संबंधित हम लोगों ने पीछे सब कुछ पढ़ा था इसके बारे में। और अभी आप लोग बता दूं कि जब ऑस्कर्स के जो है अवार्ड दिए गए तो उसमें एक इंडियन को जो है ये एनिमेशन विजुअल इफेक्ट के लिए जो है मिला है, ड्यून मूवी में अच्छे विजुअल इफेक्ट देने के लिए। तो वो वाला भी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे चैनल्स पे इसको शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में। ठीक, तो देखिए अभी क्या है कि इसको अब बढ़ावा देना है भाई। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एक टास्क फोर्स उसने बनाई है, टास्क फोर्स बनाई है जिसका काम होगा कि भाई साहब पॉलिसी बनाओ, नीति बनाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए जो है हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब आजकल देखो ज़्यादातर जो है मूवी सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता है रहा, तो AVGC का बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक, और ये सारी चीज़ें किस मंत्रालय के अंतर्गत होंगी, आपकी जो है टास्क फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है ना, फिल्मों का भी जो है इसी के अंतर्गत होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इस टास्क फोर्स में कौन कौन होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हेड करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सचिव होंगे, सेक्रेटरी, वो इसके हेड होंगे। इसके अलावा और कौन कौन से सचिव होंगे किस किस मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्यों, क्योंकि भाई साहब AVGC में हम इसको नीति बनाएंगे, और साथ ही साथ भाई क्या जो स्नातक ग्रेजुएशन कैसा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें के लिए क्या उच्च शिक्षा के उसमें तो होगी सारी चाहिए। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को भी रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, बट ऑब्वियस है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये एक तरीके की इंडस्ट्री है, इसका प्रमोशन करना चाहिए। फिर जब प्रमोशन करेंगे तो उसको इसका व्यापार भी होगा, तो इंटरनल ट्रेड की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कभी भी रटने की कोशिश मत करो, समझने की जरूरत करो कि भैया क्यों हो रहा है, उसके पीछे वाई फैक्टर क्या है। वाई फैक्टर अगर पढ़ लिया, समझ लिया, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ चीज़ें आपको लॉजिकल लगने लगेंगी। ठीक, अब आपको पता है भाई साहब, ये सब जो ऑडियो वीडियो, ये जो इस तरह के ग्राफिक्स हैं, ये ज़्यादातर कहाँ किस एरिया में चलते हैं हमारे यहाँ भारत में, बैंगलोर में हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया। तो यहाँ पर
ये तो सचिव लोग तो रहेंगे, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस टास्क फोर्स में। कौन कौन सी, बहुत ध्यान से रखना, सुनना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, अगर आप ऐसे देखो तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और तेलंगाना, ठीक, इस तरीके से होगा। MKT या TMK, जो भी आपको याद करना हो, जैसे भी, ठीक। काम क्या होगा भाई साहब इसका, पॉलिसी बनाओ, ठीक। और नेशनल करिकुलम क्या फ्रेमवर्क रहेगा ग्रेजुएशन के लिए, स्नातकोत्तर के लिए और डॉक्टरेट के लिए, ठीक है, इन सबसे संबंधित सारी चीज़ समझ में आ गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित हमारा अगला टॉपिक है, वो है भुवन आधार पोर्टल। अब देखो हर एक टॉपिक की उसके पीछे की एक कहानी है। कहानी क्या है, वाई, क्यों हम कर रहे हैं, ठीक। भुवन और आधार का पोर्टल बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, तो इसको मैंने देखो यहाँ पर डायग्राम के जरिए, जो नोट्स आपको होने चाहिए, ज़रूरत है, कैसे बनाने चाहिए, क्या उसके पीछे कहानी, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझ लिया, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों आप लोग रट रहे हो यार, बस आपको ये चीज़ें इस तरीके से अगर आपने मैपिंग दिमाग में बनाना स्टार्ट कर लिया तो रटने की जरूरत भी नहीं होगी, और आपको जो है सारी चीज़ें बिल्कुल सही खांचे में जाके आपके जो है फैक्ट पढ़ते रहेंगे और याद भी रहेगा इंटरलिंकिंग के साथ, ठीक। तो आपको सबसे पहले पता है कि आधार चाहिए। आधार किसको दिया जाता है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, रेसिडेंट को दिया जाता है, सिटीजन का प्रमाण नहीं है। आधार कौन देता है, उदय देता है, ठीक। उदय जो है MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके जरिए, आधार के जरिए हम क्या मिलता है हमको भाई साहब, हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है और कई सारी चीज़ें हैं, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, ये सारी मिलती हैं, ठीक। उदय को कब बनाया गया, 12 जुलाई 2016 को स्टैच्यूटरी यानी कि पार्लियामेंट का लॉ के द्वारा जो है स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो ये तो है भाई साहब आधार। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत जैसे मैं आपसे अगर कह दूं कि भैया तुम्हारी कुछ आधार कार्ड में दिक्कत है, ठीक, उसमें कुछ नंबर गलत है या फिर आपकी बायोमेट्रिक जो लिए गए वो कुछ गलत है, आपको कुछ भी संशोधन कराना है, तो आप क्या करोगे बताओ, ठीक। तो आपको जो है आधार सेंटर को ढूंढना पड़ेगा। अब आधार सेंटर को ढूंढना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, या फिर उसकी लोकेशन कभी गलत होती है, कभी कोई जो है कुछ भी डाल रहा है, तो उस चीज़ को ऑथेंटिफाई करने के लिए, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पेसिफिक जानकारी आपको देने के लिए उन्होंने क्या किया, अभी एक समझौता ज्ञापन किया है, MOU किया है इसरो के साथ में। आप लोग को पता है इसरो का एक भुवन नाम से एक जो है मैपिंग है, एक वाली है, आप देखना जाके इसको, उसमें आपको लोकेशन मतलब मिलती है, ठीक है। जैसे मैप्स होते हैं ना, वैसे इसके लोकेशन दिखाता है। तो अब भुवन इसरो का जो है उसके माध्यम से आधार सेंटर जो हैं उनको लोकेट करना आसान हो जाएगा। उनकी जो है अच्छी इमेजेस भी रहेंगी, आप जाओ सर्च करो नियर बाई, जैसे आप कह दो कि आधार सेंटर, इस पोर्टल पे जाके भुवन के करोगे तो आपको तुरंत बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बता देगा। इसलिए ये किया जा रहा है, ठीक। अब एक एक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बताइए, ठीक है ना। तो अब ये किया जाएगा तो भाई साहब इसको करने के लिए कुछ संस्था का जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आके कोई भी करने लगे। अब संस्था कौन सी है भाई साहब, NRSC है, जो कि हैदराबाद में है। NRSC का फुल फॉर्म क्या है आपका कि ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक। संस्था है, कहाँ पर है ये पूछता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी एम्फेसिस करके बता दिया कि हैदराबाद में है ये, ठीक है। तो पूरी कहानी समझ में आई। आधार सेंटर चाहिए, लोकेशन की जरूरत थी, आधार भुवन का पोर्टल का इसमें उपयोग किया जाएगा, NRSC इसमें संस्था इन्वॉल्व है। बताओ अब अगर आपको ये खाली जो है आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, तब भी आपको एक एक चीज़ दिमाग में बैठ चुकी होगी, ठीक है ना। बस यही करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के पीछे वाई 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 फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगली देखो, हर टॉपिक को मैं आपको इसी तरीके से कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक, वो चीज़ बताते रहूँगा यहाँ पर, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है, अवसर स्कीम। अब अवसर है, अवसर दिया जा रहा है किसको, यहाँ पर दिया जा रहा है अवसर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक। तो कई सारी, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप आप लोग को तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो भाई साहब दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता, आजीविका मिशन जो है। अब महिलाओं की भी तो अपनी आजीविका होती, तो उसके लिए उन्होंने क्या है, स्वयं सहायता समूह बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, लेकिन अब उनको जो है अवसर दिया जा रहा है, ठीक। इसीलिए अवसर इसका नाम है। अवसर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। अब इसके नाम से आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अवसर दे रहा है कि एयरपोर्ट जो है, मान लीजिए कोई एयरपोर्ट है, देहरादून का एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर आपको एयरपोर्ट एक वेन्यू होगा जहाँ पर आपको स्किल्ड आर्टिजन जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं, उनकी जो भी स्थानीय, मान लीजिए कोई अचार बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, ठीक, तो उनको एक जगह दी जाएगी उस एयरपोर्ट पर, देहरादून के एयरपोर्ट पे, कि आओ भाई साहब, और आकर आप अपनी जो भी
स्थानीय जो आपकी जो है आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपके वहाँ पर आप सेल करो, ठीक। और सेल करोगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन उद्देश्य क्या है? आजीविका। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल समझ के पढ़ना है, ठीक, रटना नहीं है, ठीक। तो ये चीज़, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि किसी रीजन में क्या सिर्फ एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा? नहीं, और भी होंगे। तो क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया कि 15-15 दिन के स्लॉट दे दिए। 15 दिन आप एक लगाएगा ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं मेरे भाई? एयरपोर्ट पे हो रही हैं। तो एयरपोर्ट को कौन जो है रेगुलेट करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो ही इनको जो है राइट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही। बताओ इसमें कौन सी कठिन चीज़ थी? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा लेके पढ़ना है, ये मज़ा मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, समझ ही रहे होगे आप। तो ये है अवसर, ठीक। NRLM फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ बता दिया। इस स्कीम के अंतर्गत जो है अच्छा जगह दी जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जो है एक बैठने की जगह ना हो, किसी जाने की जगह ना हो। 100 से 200 स्क्वायर फीट की जगह दी जाएगी और AAI ऑपरेटेड एयरपोर्ट के द्वारा दी जाएगी, ठीक है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑपरेटेड हैं एयरपोर्ट, उनको दिया जाएगा। 15 दिन का ड्यूरेशन रहेगा। ऑलरेडी कुछ आउटलेट्स खोले भी जा चुके हैं। कहाँ कहाँ? चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर, अमृतसर, ठीक। यहाँ पे लोकल वुमेन आएंगी। लोकल प्रोडक्ट जैसे कि पफ्ड राइस हो गया, पैकेज्ड पापड़ हो गया, अचार हो गया, ट्रेडिशनल क्राफ्ट हो गया, देखिए देख रहे हैं आप, ये सब कुछ वहाँ पर आप जाकर बेच सकते हैं। अवसर स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन को एयरपोर्ट, ठीक। उसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, पूछता है। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई साहब क्या है यार, ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे मैं इसको पढ़ के साइंटिस्ट बन जाऊं? नहीं करना है हमें, सिर्फ यहाँ पर सिविल सर्विसेज के हिसाब से पढ़ाई करनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई साहब इसका उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम करना चाह रहे हैं, हमें वही करना है। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है मेरे भाई। वो पढ़ाते होंगे, वो कराते होंगे, एक एक टॉपिक जो है 15-15-20 मिनट पढ़ाते होंगे, वहाँ वो उनसे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वो लेकिन जनरल रीडर्स के लिए है, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है DRDO ने इसका टेस्ट किया और टेस्ट जो है सफल हो गया। टेस्ट जो है कहीं पे भी नहीं कर सकता DRDO, क्योंकि ये मिसाइल की एक टेक्नोलॉजी है। तो इसको टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में है। 8 अप्रैल को किया। डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सी जगह किया, क्या चीज़ का किया, ये समझना जरूरी है। उसका उपयोग अनुप्रयोग समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये काफ़ी जटिल मिसाइल सिस्टम है। सफलतापूर्वक हमने जो है इस प्रशिक्षण को जो है पार कर लिया, ये अच्छी बात है। वाई ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपना जो एयर डिफेंस है भारत पर, मतलब कोई मिसाइल भारत की तरफ अगर बढ़ रही है तो उसको हवा में ही निस्तानाबूद कर देने की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देखिए वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर SFDR बेस्ड प्रपल्शन एनेबल करता है किसी मिसाइल को कि वो हवा में ही कोई एरियल थ्रेट है तो उसको इंटरसेप्ट करके निस्तानाबूद कर देगी, और वो भी एट ए वेरी लॉन्ग रेंज एट सुपरसोनिक स्पीड। मेरी बात सुन रहे? सुपरसोनिक मतलब साउंड से ज़्यादा की स्पीड से दूर की रेंज में भी जाकर हवा में ही किसी थ्रेट को खत्म कर देगी। इस टेक्नोलॉजी में SFDR आपकी मदद करने वाला है। तो एयर डिफेंस हमारा मजबूत हो जाएगा। एयर डिफेंस संबंधित मैंने आप लोग कई सारे टॉपिक पहले बताए थे कि भैया बताओ कि एयर डिफेंस जो है आपका इजराइल के पास कौन सा है, आयरन डोम बोला जाता है, ठीक है ना। साउथ कोरिया के पास कौन सा है, आपका जो है अभी यूक्रेन कौन सा यूज़ कर रहा है, हमने रशिया से ट्रायम्फ S-400 खरीदा है, ठीक है ना। तो ये सब वही सारी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे हम अपनी भी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब इसमें कई सारी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगी, ठीक। उस इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें जानना है, उनकी लोकेशन के बारे में जानना है, सिंपल चीज़, ठीक। देखो अब यहाँ पर इसको डेवलप किसने किया है, ये इस टेक्नोलॉजी को इसको डेवलप किया है DRDO की ही एक जो है संस्था है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ठीक। अगर ऑर्गेनाइजेशन रहता तो फिर तो DRDO हो जाता। अच्छा बताओ DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अच्छा, ये जो DRDL है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये भी हैदराबाद में है। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसरो की NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो इसरो का है, वो भी हैदराबाद में था, ठीक। इस वाले जो टेक्नोलॉजी में और कौन सी लेबोरेटरी DRDO की जो है इसमें लगी थी, रिसर्च सेंटर इमारत, वो भी हैदराबाद में ही है, RCI,
ठीक। और एक और संस्था जो इसमें इन्वॉल्व है वो है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, ये पुणे में है। ये इंस्टीट्यूशंस पूछता है लोकेशन वाइज, इसलिए इस पर एम्फेसिस करके बता रहा हूं मैं। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में है। ठीक, दिमाग में एकदम बैठ गया। ठीक है, अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस एजुकेशन संबंधित। देखो, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है ना, अटल जी के नाम पर रखा गया इनोवेशन एक मिशन है। मिशन क्या है भाई साहब, कि भारत कंट्री में हमें एक नवाचार की संस्कृति को लाना है, इनोवेशन के कल्चर को लाना है और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बनाना है। बात समझ में। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या होगा, हम जो है जाएंगे स्कूलों में। ठीक, वहीं तो है ना बच्चे, बिल्कुल फ्रेश माइंड, क्रिएटिव माइंड्स, इनोवेटिव माइंड्स, ठीक है ना, उनको जो है उनके इनोवेटिव आइडियाज़, उनको जो है सोचने मजबूर करो कैसे देश की जो है हम और बढ़िया से बढ़िया सामाजिक, आर्थिक, रक्षात्मक, राजनीतिक जो है मदद कर सकते हैं। उसके लिए नवाचार तरीके से सोचिए और इकोसिस्टम जो है हम प्रोवाइड करेंगे आपको उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। आप जॉब टेकर्स नहीं, जॉब गिवर्स भी बनिए, जॉब क्रिएटर्स बनिए। तो स्कूलों में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, एमएसएमई, ठीक है ना, एमएसएमई क्या होता है, आपका सूक्ष्म लघु मध्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वहाँ जाकर जो है अटल इनोवेशन मिशन दुनिया मतलब इंडिया में नवाचार संस्कृति और उद्यमिता जो है लाना चाहता है, परिस्थिति तंत्र बनाना चाहता है। ठीक, तो लोकेशन पता लगी कहाँ जाएगा, लेकिन जाने से पहले वहाँ पे जाके कुछ प्रोग्राम बनाएगा, कुछ प्रोग्राम के जरिए ही तो कर पाएगा। कहाँ टारगेट करना है वो पता है, क्या उद्देश्य है वो पता है, बीच में आया प्रोग्राम। ठीक, रटना नहीं है, फिर कह रहा हूँ समझ के पढ़ना है। देखो, इसके लिए प्रोग्राम कौन कौन से भाई साहब, एम जो है अटल इनोवेशन मिशन किन प्रोग्राम के जरिए इस चीज़ को, उद्देश्य को प्राप्त करेगा। अटल टिंकरिंग लैब 10,000 बनानी है, 10,000। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, कोई आइडिया है उसको इंक्यूबेशन शुरुआत में जो है हेल्प करो, उसको मैच्योर होने के लिए 101 बनानी है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, मतलब समुदाय में कोई इनोवेशन सेंटर बनाने 50, 200 स्टार्टअप बनाने थ्रू अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ठीक, तो ये सारे जो है फैक्ट हो सकता है पूछ ले। अच्छा, यहाँ पर संदर्भ ये था कि ये जो मिशन है इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि कंटिन्यू रहेगा मार्च 2023 तक। ठीक, अब कैसे होगा भाई साहब, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, उद्देश्य पता है, लोकेशन पता है जहाँ पे टारगेट करना है, प्रोग्राम पता है, साथ ही साथ बीच में कुछ पैसा भी लगेगा, तो वो पैसा भी 2,000 करोड़ प्लस जो है वो भी बजट के एक्सपेंडिचर की तरह दिया जा रहा है। ठीक, और इसको जो है इस मिशन को, अटल इनोवेशन मिशन को जो है 2015 की बजट स्पीच में लाया गया था, नीति आयोग के अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत लाया गया था अटल इनोवेशन मिशन। वाई जो है फिर से मैंने आपको कई बार बताया वो है, और वेयर वो भी मैंने आपको पहले बताया, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एमएसएमई और इंडस्ट्री के लेवल्स पर। नेक्स्ट टॉपिक इस फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है, इकोनॉमी से भी इसको जोड़ सकते हो। अल्रोसा, अल्रोसा, देखो अल्रोसा क्या है, ये डायमंड को माइन करती है। ठीक है ना, जैसे कि जो डायमंड आप लोग देखते हो वो डायमंड वैसा नहीं होता, उसको और रिफाइन करके, घिस के और अच्छा चमकीला उसको अलग अलग शेप दिया जाता है। तो उसको ये सब करने से पहले आपको चाहिए रॉ डायमंड। ठीक, रॉ डायमंड जो है आपको अल्रोसा एक कंपनी है रशिया की, वो देती है इंडिया को। इंडिया में आपको पता है सूरत में जेम्स एंड ज्वेलरी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पे वो जेम्स एंड ज्वेलरी रिफाइनिंग और ये सब डिज़ाइन करके और जो है करती है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल तो भाई साहब अल्रोसा के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तो उसमें कई सारे रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो इन प्रतिबंध में अभी क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम जो अल्रोसा है कंपनी रशिया की जो मेजर प्लेयर है, इंडिया को जेम्स एंड ज्वेलरी देता, मतलब ये नहीं कि इंडिया को दे रहा है इसलिए, वैसे भी वो सारे सैंक्शन लगा रहा तो अल्रोसा के ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इसलिए ये न्यूज़ में है, इसलिए पूछा सकता है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करी जा रही है। ठीक, कौन है भाई साहब ये अल्रोसा, मैंने बताया डायमंड माइनिंग कंपनी है और एक्सप्लोर करता है, माइनिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेल करता है डायमंड्स को, और ये कंपनी लीड करती है वर्ल्ड में डायमंड माइनिंग में अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो। ये कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो आपका मिर्नी सखा गणराज्य या फिर मॉस्को में स्थित है, और ये जो है मेजर कंपोनेंट है, डायमंड जो होता है वो मेजर कंपोनेंट है। इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है ना कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक बढ़ा है,
टॉप पॉलिटिकल लेवल पे भी, यानी कि मोदी जी की और पुतिन जी के बीच में भी ये मुद्दा एक रहा है, डायमंड हमें अच्छे से मिलना चाहिए। ठीक, तो दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक, पहली चीज़ बताऊँगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो है सूरत में। सूरत को रॉ मटेरियल चाहिए तो भाई साहब वो मिलेगा रशिया से। ठीक है, तो अलरोसा नाम से है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है मोटिवेशन, आप लोग का बढ़ाना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको मालूम है डायमंड भी कोयले की खदानों में ही मिलता है। ठीक, लेकिन डायमंड डायमंड क्यों बनता है? डायमंड इतना ज़्यादा बिल्कुल विपरीत और इतना ज़्यादा चमकदार, इतना ज़्यादा ठोस, इतना ज़्यादा जो है मतलब दुनिया में इतना क्यों डिमांड है इसकी? ठीक, उसके पीछे का संघर्ष देखिए आप। पूरी कोयले की खान है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जिस जगह पर प्रेशर बन पड़ता है, दबाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, वो ही निकलता है पूरे की कोयले की खदान में से, डायमंड वहीं बनता है। आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहे कितने भी बच्चे हैं, मैं आपको डायमंड बनाना चाहता हूँ। आपको डायमंड कैसे बनना है, आपको जो चीज़ बताई जाए वो करनी है। आपके ऊपर जितना भी प्रेशर पड़ेगा, जितना टेम्परेचर होगा, जो उतना ज़्यादा निखरोगे मेरे भाई, और उतनी ही ज़्यादा आप प्रकाश दुनिया में बिखेरोगे। ठीक, इसको ध्यान रखो, ये वास्तविकता है। इंटरलिंक करो, मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। डायमंड तभी बनोगे, कोयले से डायमंड बनना है तो जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना टेम्परेचर आपके ऊपर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप निखरोगे। ठीक, ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित है। रटने की कोशिश मत करना। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, वो है MH-60R। ठीक, क्यों, इसके पीछे कहानी क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए पहले से तैयार करके रखा हुआ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल फिट कर दूं चीज़ें। पहले यहाँ पे संदर्भ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी यूएस में नेवल जो एयर स्टेशन है नॉर्थ आइलैंड सैन डिएगो, और आपका जो है आपका फ्लोरिडा में भी इंडियन जो नेवी के एयर क्रू हैं, ठीक, जो नेवी में भारतीय नेवी के एयर क्रू जो हैं, उनका पहला बैच अभी गया हुआ है यूएस के सैन डिएगो में। वहाँ पे जाके MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। ट्रेनिंग ले रहा है भाई साहब। क्यों ले रहा है? देखो ऐसा है कि भारत ने 2.2 बिलियन की डील करी ये वाले हेलीकॉप्टर्स के, MH-60R हेलीकॉप्टर्स की, जिनको कि यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वो बनाती है। अब हमने हेलीकॉप्टर खरीद के हमें चलाना नहीं आता तो क्या होगा? और लॉकहीड मार्टिन, आप खुद सोचो, आप खुद उस चीज़ को वहाँ पर रखो, समझो इस चीज़ों को कि लॉकहीड मार्टिन एक प्राइवेट जो कंपनी है, वो क्या ये भी चाहेगी कि उसका हेलीकॉप्टर जो है ऐसे लोग को दे दिया जाए कि जो उसको उड़ाए ना पाए, चाहे कुछ भी हो, उनकी रेपुटेशन पे भी आज है। और हम भी भाई साहब ले रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना भाई चलता कैसे, कैसे उड़ाया जाता है, कैसे, इसकी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रशिक्षण हो रहा है। डील हो गई, वो तो हो गई, ठीक, लेकिन उसके बाद की चीज़ ये है कि हम प्रशिक्षण लें, तो हम प्रशिक्षण लेने गए हुए हैं, यूएस में प्रशिक्षण चल रहा है। और हमें लास्ट जुलाई यानी 2021 में इंडियन नेवी को कुछ हेलीकॉप्टर दिए गए थे, लेकिन वो यूएस में ही है, फ्लोरिडा और सैन डिएगो में हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक्सपेक्टेड है कि जो डिलीवरीज हैं, मतलब इंडिया के जो है क्षेत्र में, ये 2025 में आ जाएंगे। ठीक, अब देखो ये वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है जो भारत के पास पहले हेलीकॉप्टर थे, सी किंग 4242A हेलीकॉप्टर, उनको रिप्लेस कर रहा है, जिनको कि डिकमीशन कर दिया गया था 1990 के दशक में। और ये वाले जो हेलीकॉप्टर हैं MH-60R, ये फ्रंट लाइन शिप और एयरक्राफ्ट कैरियर से जो है उड़ सकते हैं, वहाँ से जो है कार्य करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाले हेलीकॉप्टर काफ़ी खतरनाक हैं, ये ऑफेंसिव रोल में काम करेंगे, ठीक है ना। ऑफेंसिव रोल में मतलब जैसे ये शिप चल रही है, इसके ऊपर उड़ रहा है, ये देखता जा रहा है कि अरे भाई साहब यहाँ पे कोई सबमरीन है, ये इसको तो फोड़ना चाहती है, तो ये क्या करेगा, इसको पहले ही फोड़ देगा, एंटी सबमरीन पनडुब्बी को वहीं डुबा देगा। दूसरी चीज़ है एंटी शिप स्ट्राइक, कोई शिप है वो जो है इस शिप को, हमारी शिप को उड़ाना चाहता है, तो उस शिप को भी ये MH-60R हेलीकॉप्टर उड़ा दे, ऑफेंसिव रोल में है। ठीक, इसके अलावा मैरीटाइम ऑपरेशन जो भी हो, सर्च एंड रेस्क्यू में भी ये हमारे काम आने वाला है। ये पहला मेजर इंडक्शन होगा हेलीकॉप्टर्स का नेवी इन डेकेड्स, कई दशकों में पहली बार नेवी जो है हमारी कुछ हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट कर रही है अपने जो है मतलब खजाने में, आर्सनल में। ठीक, तो अब देखो ये क्यों भाई, ये सारी कहानी तो हुई, लेकिन क्यों
क्यों भाई हमें ये हेलीकॉप्टर लेने की जरूरत पड़ रही है, क्यों? पहली चीज़ तो भाई साहब ये है कि भारत में हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है इस तरीके के हेलीकॉप्टर बनने के लिए, तो हम इसलिए ले रहे हैं इसे बाहर से। लेकिन उससे ज़रूरत ये है कि भाई साहब समझने की कि हमें जो है क्यों चाहिए ये। तो देखो, भारत का जो नक्शा है उसमें आप देखो तो इंडियन ओशियन रीजन से ये जो है घिरा हुआ है। तो हमारे पास एक तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक, तो उसमें कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, तो उसको जो है सुरक्षा देने के लिए भाई यहाँ से भी तो हमला हो सकता है ना हमारे ऊपर, ठीक। दूसरी चीज़, जो लैंड बॉर्डर्स हैं हमारी, उस पर तो भाई साहब बड़े बड़े एनिमी बैठे हुए हैं हमारे पास, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो हम अपनी सुरक्षा भी बढ़ाने के लिए हमको नेवी यानी कि समुद्र पे अच्छी पकड़ चाहिए। साथ ही साथ हमारे ऊपर अगर लैंड पे जो है अटैक होता तब भी हमें अपनी नेवी इतनी मजबूत चाहिए कि हम नेवी के जरिए जाकर जो है उनके ऊपर हमला कर सकें। बात समझ में आ रही है? अब बताओ ये कितना जो है लॉजिकल हो गया, ठीक। साथ ही साथ आपने कई बार पढ़ा होगा एक शब्द कुछ पढ़ते होंगे आप कि इंडिया को जो है इंडियन ओशियन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, बन रहा है, इसको माना जा रहा है। मैंने पीछे भी पढ़ाया भी था आप लोगों को इसके बारे में। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो तभी बन पाएगा ना जब भारत के पास में अच्छी नेवी हो। अच्छी नेवी का मतलब सिर्फ जो है उसके तट से जुड़े एरिया, कोस्टल रीजन्स में ही नहीं, कोस्टल के साथ में जो कंटिग्यूअस जोन है वहां तक ही नहीं, बल्कि हाई सीज में भी प्रभुत्व हमारा होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, कोई घुस ना पाए, ठीक है ना। ये कसाब जैसे लोग जो है आ गए थे हमारे यहाँ, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था उस सब चीज़ों को देखते हुए। और हाई सीज में भी हम अपनी डिफेंसिव और ऑफेंस को मजबूत करने के लिए नेवी बहुत स्ट्रांग चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस ही नहीं, इंटरव्यू तक आपके काम आएंगे। डीपर नॉलेज चाहिए, नॉलेज बांट रहा हूँ आपको, बहुत मेहनत लगती है। लाइक दबाने में आप लोग को मेहनत क्यों इतनी लग रही है? लाइक तो करो कम से कम। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड हेल्थ गवर्नेंस से संबंधित अगला टॉपिक है हेल्थ इश्यूज संबंधित फोर्टिफाइड राइस। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी था कि 2024 तक जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें फेयर प्राइस राशन की शॉप्स होती हैं, तो उन सब पे जो राइस दिया जाएगा वो पोषण युक्त होगा, पोषण युक्त होगा, ठीक है। ये राइस जो है इसमें क्या है, कुछ जैसे नमक होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी वाला आइडिया वो ये वाला जो है एग्जाम्पल दिया था। नमक है, NaCl है, ठीक, इसमें आयोडीन को हमने मिला दिया तो उसका पोषण बढ़ा दिया। आयोडीन से गोइटर होता है तो उसको रोका जा रहा है, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक हम लोग खा रहे हैं, तो ये क्या किया, एक फोर्टिफाइड कर दिया, पोषण युक्त कर दिया, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन में आया, ठीक है ना। अगर हम इसको उगाते समय ही राइस को अगर जो है फोर्टिफाई कर दे, कुछ जब उगे तो ऑलरेडी उसमें वो सारे जो पोषण ऑलरेडी हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। लेकिन ये वाला जो फोर्टिफिकेशन है वो आपका होगा फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें क्या है, पोषण जो मतलब जैसे हम आपसे कोई जैसे आपसे डॉक्टर कभी कहता है कि ठीक है दूध पी तो अच्छी बात है, मिल्क पी तो अच्छी बात है, बट इट्स नॉट अ होलसम फूड। इसमें आपको कैल्शियम मिल जाएगा और कुछ चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन सारी चीज़ें, सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल सकते। तो इसीलिए जो राइस है उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमारी हेल्थ को जो है पोषण युक्त बना सकते हैं, बनाने चाहिए। वो सारे पोषण हम इस फोर्टिफाइड राइस के जरिए आपके शरीर में पहुंचाना चाहते हैं, गरीबों के शरीर में पहुंचाना चाहते हैं। तो एक तरीके से ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो समझ में आएगी आपके बात कि हम खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि वी आर एमिंग फॉर फूड सिक्योरिटी एज वेल एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंश्योर करी जा रही है और इसमें जो है अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है अप्रूवल दे दिया है कि हाँ 2024 तक हम फेज्ड मैनर में, 3 फेज हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल चिंता मत करिए। फेज मैनर में 2024 तक TPDS में, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ टारगेटेड है, अभी यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, ठीक। तो उसमें जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 75% जो लोग हैं और अर्बन क्षेत्रों में जो है 50% जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको जो है हमें कवर करना है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2013 में आया था। तो कुल मिला के देखा है तो 67% जो है जनता भारत की तो टारगेटेड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बताना चाहता था। इस गवर्नमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत आपका जो है ICDS जिसमें आंगनवाड़ियाँ ये सारी चीज़ें होती हैं,
आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है ना, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जिसको पीएम पोषण बोला जाता है, इसको पहले मिड डे मील बोलते थे, इस स्कीम के जरिए, और अदर वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें फोर्टिफाइड राइस देने की बात कर रहा है 2024 तक। ठीक, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, कल्याणकारी जो है राज्य होना चाहिए। ये बताइए राज्य की नीति निर्देशकता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 37 में मेंशन है कि 38 में? ठीक, दोनों को बताइए कमेंट करके, दोनों को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए ये फोर्टिफिकेशन देगा, तो अभी तो 2024 तक देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो है पैसा लगाएगी पूरी तरीके से, सब्सिडी देगी भाई साहब, ठीक ना, आपकी सब्सिडी देगी, एंटायर कॉस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका बेयर करेगा, सब्सिडी देगा, फूड सब्सिडी देगा, 2700 करोड़ लगेंगे हर साल। ठीक, और इसको फुली इंप्लीमेंटेशन करना है जून 2024, टारगेट क्या है, जून 2024 तक। ठीक, सब्सिडी क्यों दी जाती है भाई साहब? ठीक, जैसे मान लीजिए भाई बहन है, सब लोग जितना भी ये केंद्र हो गया और स्टेट हो गया, ये सब भाई बहन है। ठीक, तो एक बड़ा भाई है, वो बैठा हुआ है भाई साहब केंद्र में, अब उसने एक बहन को अपने कुछ कार्य दे रखा है, और उससे कहते हैं कि तुम अच्छा ये भी करो, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तो बहन कहेगी ऐसा निकल लो, ठीक है ना, हम ये कैसे करें, कुछ हमारे पास ऑलरेडी जो बजट जो है टाइट है, अब तुम ये कह रहे हो कि एक और काम करने लगो, तो कहाँ से करें? तो बड़ा भाई कहेगा ठीक है बहना, कोई बात नहीं, तेरा सही है कहना, अब ऐसा करता हूँ मैं, अभी 3 साल तक के लिए तेरे ऊपर बिल्कुल बोझ ज़्यादा ना हो, तो मैं जो भी खर्चा ऊपर से आ रहा है, जो तुम पीडीएस चला रहे हो तो ठीक है, हमने कहा है कि पोषण युक्त चावल देना चाहिए, तो अलग से जो खर्चा आ रहा है उसको हम सब्सिडी के रूप में आपको दे देंगे। ठीक बहना? तो बहना हो गई खुश, कहते ठीक है रक्षाबंधन मिलना। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज़ दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत ना पड़े। तो सब्सिडी इसीलिए दी जाती है कि शुरुआत में मान लीजिए कोई जैसे सोलर है, सोलर का आप कोई कहते कि जाओ सोलर पंप ले लो, तो कहेगा अच्छा दिमाग खराब है क्या, हम यहाँ पे जो ट्यूबवेल लगा लेंगे उससे आधे पैसे में। तो जो पैसा जो है ट्यूबवेल में आपको मिल सकता है, ठीक, वो सोलर पंप से लें, उसी पैसे में आपको सोलर पंप मिल जाए और बाकी का जो कॉस्ट है वो सरकार बेयर कर ले, तभी तो आप लोगे ना, ठीक है ना। तो आप क्यों दूसरी टेक्नोलॉजी बचाओगे? तो उस मतलब शुरुआत में लोग यूज़ करें, इसलिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है मार्केट प्राइस को मेंटेन करने के लिए। ठीक, या फिर जो लोग की जितनी कैपेसिटी उसी मेंटेन करें, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े। तो देखो ये इसको 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। पहला फेज क्या है कि भाई साहब आईसीडीएस और पीएम पोषण में हम मार्च 2022 तक जो है पूरी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया। फेज 2 में जो है ये पहला वाला फेज तो हम कवर करेंगे, साथ ही साथ टीपीडीएस और ओडब्ल्यूएस क्या है, अदर वेलफेयर स्कीम जो है, जितनी भी एस्पिरेशनल और हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट हैं स्टंटिंग पे, ठीक है ना, सभी आकांक्षी और उच्च बोझ वाले जिलों में जो है आपका ये हम स्टंटिंग में, मतलब कितने जिले हैं भारत में, 291, उनको कवर करेंगे मार्च 2023 तक। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये स्टंटिंग कहा भाई, स्टंट वंट होगा क्या? तो देखिए ऐसा नहीं है, स्टंटिंग और वेस्टिंग ये 2 शब्द होते हैं जो माल न्यूट्रिशन और इन सबको दिखलाते हैं। तो देखिए स्टंटिंग ये होता है कि जो एज है बच्चे की, उस एज के अनुसार हाइट अगर कम है तो उसको कहते हैं बौनापन या फिर जो है स्टंटिंग, ठीक है ना। तो अलग से थोड़ा सा नाम है, तो इसलिए इसके मैं डेफिनेशन फिर से बता देता रहा हूँ। एज के अनुकूल हाइट का ना होना स्टंटिंग कहलाता है आसान भाषा में। इसी तरीके से अगर देखा जाए वेस्टिंग जो है, जो कई बार आपने पढ़ा होगा माल न्यूट्रिशन कुपोषण के मुद्दों पर, तो वेस्टिंग का मतलब ये होता है हाइट के अनुसार वजन का ना होना, वेस्टिंग कहलाता है। ठीक, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये मतलब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बारीकियां आपके दिमाग में जो है, कुछ भी ग्रे एरिया ना हो। देखो मेन चीज है हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। ठीक, या तो व्हाइट होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए, बीच का एरिया होता है ग्रे, और ये एरिया बहुत खतरनाक होता है। ठीक, आपको थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक, आपको लगता है हाँ पढ़ा भी है, ठीक, आपने रिवीजन किया नहीं, या फिर आपने गलत पढ़ा है, या फिर आपने कोई डाउट था पूछा नहीं, अब वहां पर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया। अब आप कहोगे अरे यार लग रहा है, वो लगते लगते जो है वो निगेटिव मार्किंग की वजह से आपको निगेटिव ही करा के जाएगा। इसलिए या तो बिल्कुल ही ना पढ़ाओ, ब्लैक हो एकदम मामला, ठीक है, आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका ग्रे एरिया हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो माइनस में नंबर चले जाएंगे, ठीक है।
सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डाउट क्लियर करो, वाइट में मामला रखो तो सबसे अच्छा है। थर्ड फेज जो है वो क्या है कि मार्च 2024 तक जो भी फेज 2 में हुआ वो तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा जो भी पूरे देश में हमारे जो है टीपीडीएस और ये सबको बढ़ावा मतलब पूरा जो है कवर कर लेना है। और फिर 24 के बाद जो भी, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है ना, सेक्टर स्कीम नहीं, 2024 तक तो केंद्र सरकार कर रही है पूरा पैसा देगी, लेकिन फिर उसके बाद जो है स्टेट भाई बहन जो है सारे ये अपना कार्य करेंगे। ठीक, 75वां जो इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त 2021 का, उसमें अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हम फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कर रहे हैं ताकि गरीब, हर गरीब को जो है पोषण प्रदान किया जा सके। ये स्कीम जो है आपकी 2019-20 में आई थी, 3 साल के पीरियड में इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एनजीओ जो होते हैं गैर सरकारी संगठन, ये कई सारे ऐसे हैं जैसे ग्रीन पीस हो गया और भी कई लोग, तो ये क्या है कि फॉरेन से कुछ कंट्रीब्यूशन लेते हैं। आप देखो, जिसको एनजीओ को फॉरेन से पैसा मिलना है तो फॉरेन वाले क्या करते हैं कि भाई साहब वो अपनी कुछ चीज़ें, सरकार को डिफेम करना है या फिर अपना कुछ एजेंडा चलाना है या फिर राजनीतिक पकड़ बनानी है, तो वो एनजीओ को, क्योंकि उनको पैसा है उनको वहीं से मिलना है, तो वो वही काम करते हैं जो फॉरेन के जो प्लेयर्स है वो कराना चाहते हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए जो है भारत ने एक एक्ट लेके आया, कुछ संशोधन किए। ठीक, उसमें संशोधन में कई सारी चीज़ें कही गई थी, तो उस पर जो है फिर एनजीओ कई सारे लोग जो है केस लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब जो भी अमेंडमेंट है एकदम बिल्कुल बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और ये कोई भी फंडामेंटल या फिर एब्सोल्यूट राइट नहीं, मौलिक अधिकार या फिर जो है कोई आपका पूर्ण अधिकार नहीं है कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलना ही चाहिए। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ये कह दिया कि अगर जो है फॉरेन, ये एनजीओस को फॉरेन से जो है डोनर के ऊपर ही अगर निर्भर रहे तो भाई साहब ये भारत की संप्रभुता के ऊपर भी, सॉवरेनिटी के ऊपर भी एक जो है खतरा हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज़ बोली। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन यहाँ पर कई सारे जो अमेंडमेंट थे उसमें से एक अमेंडमेंट हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत बोला गया है कि आधार का कार्ड का मतलब मैंडेटरी है कि आधार कार्ड आपको प्रोड्यूस करना है पंजीकरण कराने के लिए, ये चीज़ उन्होंने खारिज कर दी है। ठीक, यहाँ पर जो अमेंडमेंट कराया गया उसमें ये कहा गया है कि आपको नए एफसीआरए अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पुराने वाले सब जब्त, वो खत्म, उसका यूज ही नहीं कर सकते हो आप। और इसको नए अकाउंट जो बनाओगे वो सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट ब्रांचेस में ही आप बना सकते हो, और यही एक 1 पॉइंट एंट्री, यानी कि जो भी एफसीआरए फॉरेन कंट्री का कंट्रीब्यूशन आएगा वो एसबीआई के कुछ निर्दिष्ट ब्रांचेस के थ्रू ही आएगा, तो इसमें ट्रैकिंग जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो कई लोग ये आलोचना करते हैं कि गवर्नमेंट फिर इसमें जो है अपना थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलेशन कर रही है, ज़्यादा दबा रही है। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी पे ऐसा बोला तो यही आपका स्टैंड भी होना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर फ्री एंड अनकंट्रोल्ड इनफ्लो होता है फॉरेन फंड्स का तो ये भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पे प्रभाव डाल सकती है, गलत प्रभाव भी डाल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भाई तुमको एनजीओ तुम बने क्यों, तुम नॉन प्रॉफिट के लिए तो बने हो, तुम लोग के कल्याण के लिए तो बने हो, तुम चैरिटी तो करना चाहते हो ना, तो भारत के अंदर से ढूंढो, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। और ये एक चीज़ ये भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट बड़ा मतलब ठीक आदमी है, उसने बोला कि भाई साहब ज़्यादा फॉरेन डोनेशन आ रहा है तो ये भी दर्शाता है कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो इनकैपेबल है अपने ओन अफेयर्स और सिटीजन्स की जो है नीड्स को पूरा करने में, ये भी उन्होंने बोला है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बोला कि रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं आपके वो ऐसे नहीं है, अमेंडमेंट में ये नहीं कहा गया कि भाई साहब फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, इनफ्लो आएगा ही नहीं, आएगा लेकिन हम रेगुलेट कर रहे हैं उसको ताकि उसका गलत उपयोग ना करो तुम लोग। ठीक, प्रायर परमिशन लो एसबीआई ब्रांचेस के थ्रू आओ, अपना कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 12 है वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ये खारिज यहाँ पर कर दिया गया है। तो कैसा लगा सेशन आज आपका, आप लोगों को जरूर बताइएगा। ये कुछ हमारे पेड ग्रुप के मॉड्यूल्स हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप है, सिर्फ करंट अफेयर मंथली टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है, ओनली टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप है, आपका इंटीग्रेटेड करंट अफेयर बेस्ड जीएस बैकग्राउंड प्रिपरेशन वाला पेड ग्रुप है, सिर्फ पीडीएफ का पेड ग्रुप है, काउंसलिंग और गाइडेंस और डाउट डिस्कशन का जो है पेड ग्रुप है, यानी कि आप कहीं पढ़ते हैं वहाँ पे आप फंस चुके हैं, आपका ना कोई डाउट डिस्कशन होता है, ना कोई काउंसलिंग होती है, ना गाइडेंस होती है, जैसे आप आए फिर कोई आफ्टर से बिल्कुल रद्दी सेवा वहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, बाकी आंसर एवेल्युएशन के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप खुद भी ला के चेक करा सकते हो, मैं जो देता हूँ वो भी आप चेक करा सकते हो।
ठीक, तो कोई भी आपको इसमें समझ में आता है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। तो ठीक है, चलिए कल फिर से मुलाकात होती है सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।